अच्छा जी, तो लास्ट क्लास में हमने रिएक्ट जैसे स्टार्ट किए, तो कोई बताएगा रिएक्ट जेएस क्या है? किसकी लाइब्रेरी, किसकी? जावास्क्रिप्ट की। यूज़ किस लिए होती है? यूआई बनाने के लिए। ऐसी क्या बात है कि यूआई इससे बनाए तो अच्छा है? फास्ट होती है, एफिशिएंट होती है। और उसकी क्या वजह है फास्ट होने की? सिंगल पेज एप्लीकेशन। उसमें क्या होता है सिंगल पेज एप्लीकेशन का मतलब क्या है? एक ही इंडेक्स और डेसिमल का पेज होगा, कंटेंट चेंज होगा ऑब्वियसली। ठीक है, और इस जो कॉन्सेप्ट को कहा भी जाता है कि स्पेशल वर्ड होता है हॉट रीलोडिंग। ठीक है। अच्छा, फिर हमने पढ़ा कि भाई रिएक्ट जो है इसी वजह से पॉपुलर है कि फास्ट है। ठीक है, फास्ट होने की वजह वही है कि इसमें सिंगल पेज एप्लीकेशन बनती है। इसमें आप मल्टीपल पेजेस नहीं बनाते, एक ही पेज होता है इंडेक्स का और उसमें आप नेविगेट कर रहे होते हो। ठीक है, और फिर हमने इसका फोल्डर स्ट्रक्चर समझा था, प्रोजेक्ट बनाया था। तो हम एक और दोबारा से प्रोजेक्ट बना लेते हैं ताकि हमें बार बार प्रोजेक्ट्स बनाएंगे तो कमांड्स याद रह जाएंगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि एक फ़ोल्डर बना लेते हैं। आज हमारी क्लास 2 है, हम क्लास 2 का फ़ोल्डर बना लेते हैं और इसको खोल लेते हैं VS कोड में। अच्छा जी, यहाँ पे रिएक्ट को इंस्टॉल करना है, तो उसके लिए हम एक जो है वो टूल यूज़ कर रहे थे वाइट, जिसके थ्रू हम रिएक्ट को इंस्टॉल कर रहे थे। अच्छा, यहाँ पे देख लीजिएगा, सम टाइम जब आप लोग लास्ट टाइम जो है पावर शेयर से कर रहे थे तो एरर आ रहे थे। तो यहाँ पे आप अपना टर्मिनल भी चेंज कर सकते हो, कमांड प्रॉम्प्ट भी कर सकते हो और ये गेट बैश भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो अगर आपने इंस्टॉल करना है रिएक्ट को तो कमांड क्या थी? npm। अच्छा, npm कब आएगा? जब आप Node.js को डाउनलोड करोगे। डाउनलोड कर लिया था सबने घर में भी? ठीक है, और जो लेटेस्ट वर्जन है Node.js का वो कौन सा चल रहा है? 24। ठीक है, और जब हम रिएक्ट पढ़ रहे हैं, हर एक चीज़ की ऑफिशियल साइट होती है पढ़ने के लिए। तो रिएक्ट जेस हम जब पढ़ रहे हैं रिएक्ट जेस, उसकी भी ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ से आप चीज़ें पढ़ सकते हो। ठीक है, अच्छा वर्जन कौन चल रहा है इसका रिएक्ट का? 19। ठीक है, ये याद रखिएगा 19.2 चल रहा है। सही है, अभी जो लेटेस्ट चल रहा है। इससे पीछे इसके 15 भी आए, 16 भी आए, 17, 18। ठीक है, लेकिन अभी जो करंट और लेटेस्ट है वो रिएक्ट का कौन सा है? 19.2। ठीक है, ये पता होना चाहिए, इंटरव्यू में पूछ सकते हैं आपसे, क्योंकि वर्जन का अगर आपको आइडिया होगा तो इट मीन्स कि आप काम कर रहे हैं ना। अच्छा भाई, जैसे हमने बूटस्ट्रैप भी पढ़ रहे थे, तो बूटस्ट्रैप का कौन सा वर्जन चल रहा है अभी? 5। सही। अच्छा भाई, npm लिखा, इट मीन्स के नोड पैकेज मैनेजर। और क्या लिखेंगे हम? क्या लिखते हैं इसके बाद बताएं? कमांड क्या थी? npm क्रिएट। ठीक है, स्पेस के बाद आपने लिखना है क्रिएट, फिर क्या आएगा? स्पेस, फिर वाइट @latest। ठीक है, ये तो हमने कॉपी पेस्ट किया था, लेकिन आपको 2-3 मरतबा अपने हाथ से भी लिखे ना, कि अगर कॉपी पेस्ट से हट के आपको कमांड भी लिखनी आनी चाहिए। और इसी फोल्डर में करना है आपने, तो स्पेस के बाद क्या आएगा? डॉट। ठीक है, अच्छा समटाइम्स जो है आप लोग इसको मिस कर दे तो फिर आपसे पूछता है कि पैकेज का नाम क्या रखना है। तो अगर आपने वही फोल्डर का नाम तो आपने रखा हुआ है ना, बनाया हुआ, इसी फोल्डर के अंदर करना चाह रहे हैं, तो स्पेस के बाद डॉट लगा लीजिएगा, फिर एंटर कीजिएगा इसको। ठीक है, तो ये आप फटाफट से पूछेगा कि आपने क्या यूज़ करना है। हमने यूज़ करना है रिएक्ट, और उसमें हमने क्या यूज़ करना है? जावास्क्रिप्ट। ये कीबोर्ड की अप एंड डाउन की रोज से आप उसको नेविगेट कर सकते हो। जावास्क्रिप्ट के बाद इसने बोला नो, हमने कहा ठीक है इसको जाने दो। यस करना है, इंस्टॉल करने हैं नोड पैकेज मैनेजर के थ्रू ये सारे पैकेजेस, हमने कहा यस। ठीक है, देखें ये सारा कुछ करने के बाद ये फोल्डर स्ट्रक्चर खुद ही से क्रिएट हो जाएगा। अच्छा, फिर हमने डिस्कस किया था हर एक फाइल का क्या मतलब है। ठीक है, उसको हम देख लेते हैं, लेकिन ये अभी कंप्लीट करने के साथ साथ हमारा प्रोजेक्ट पहली गो में चला भी देता है। ठीक है, खुद ही से चला देगा, देखो। और हम ये लिंक देता है लोकल होस्ट, हम इस पर क्लिक करते हैं कंट्रोल के साथ, और ये हमें हमारी साइट खोलकर दिखा देता है। ये बेसिक सा टेम्पलेट है रिएक्ट की तरफ से। अच्छा, एक काउंटर भी होता है, ये हमने देख लिया था। अच्छा, फिर हमने फोल्डर स्ट्रक्चर को डिस्कस किया था। नोड मॉड्यूल्स में क्या होता है? रिएक्ट को चलाने के लिए जिन जिन चीज़ों की, जिन जिन पैकेजेस की नीड होती है, उसका सारा सोर्स कोड, मतलब सारा कोड इस फोल्डर में आता है। इसको हम गिट पे पुश करते हैं, गिटअप पे नहीं करते, इसको डिलीट करते हैं। ठीक है, या इसको इग्नोर करके कर देते हैं। तो इग्नोर वाली फाइल इसकी कौन सी है? गिट इग्नोर। इसमें इसका यहाँ पे नाम मेंशन होता है, तो गिटहब को पता होता है कि भाई ये इसको नहीं करना है, इसको इग्नोर करना है। ठीक है, और अगर हमें इसको रिकवर करना हो तो फिर हम क्या करते हैं? कौन सी कमांड चलाते हैं बताएं? क्योंकि इसके बगैर तो हमारा प्रोजेक्ट चलेगा नहीं। इसमें जो सारा कोड है हमारे पैकेजेस का, npmi। ठीक है, npmi करते हैं तो दोबारा से नोड मॉड्यूल्स का फोल्डर बन जाता है। अच्छा, उसको क्या पता कि कौन से पैकेजेस, कौन सी फाइल्स, कौन से वर्जन क्या करना है, क्या इंस्टॉल करना है, तो वो किससे पता चलता है? पैकेज.json की फाइल से। इसमें सारी लिस्टिंग हुई भी है आपकी प्रोजेक्ट की इन्फॉर्मेशन।
ठीक है, सारा कुछ लिखा होता है इसमें। वो रीड करते हैं कि इन पैकेजेस को इंस्टॉल करना है, वर्जन भी मेंशन होते हैं, तो इसके थ्रू क्या बनता है आपका नोड मॉड्यूल्स का फोल्डर। ठीक है, अच्छा इसमें देखें एक हमारे पास कमांड लिखी हुई डेव। ठीक है, आप जो ये कमांड चलाते हैं ना, आपको प्रोजेक्ट अपना दोबारा चलाना होता है, आप लिख रहे होते हो npm run dev, तो ये कमांड्स यहीं से चल रही हैं। npm run लिखा आपने और dev का मतलब क्या है कि ये वाइट से चल जाएगी। ठीक है, अगर लेट्स सपोज मैं यहाँ पे इसका नाम चेंज कर दूँ रन, तो अब मुझे npm run dev लिखने की जरूरत नहीं है, क्या लिखना पड़ेगा रन। तो npm के साथ ये जो लिखी होती है ना आपकी स्क्रिप्ट्स, ये यहीं से कमांड चल रही होती हैं। अब देखिए मैं dev लिखूंगी ना, मेरा प्रोजेक्ट नहीं काम करेगा, वो कहेगा है कि नहीं, मिसिंग है। ठीक है, आपके पास ऐसी कोई कमांड ही नहीं है। तो अब मेरी कमांड क्या हो चुकी है, npm run रन कौन सी, सॉरी npm, इसको मैंने स्टार्ट करना है, रन तो इसके आगे आता है ना, इसको मैंने स्टार्ट लिखना है। ठीक है, npm के बाद रन लिखना है, फिर लिखना है स्टार्ट। ठीक है, तो मैंने इसको अभी स्टार्ट किया, तो अब मेरा प्रोजेक्ट इससे स्टार्ट हो रहा है क्योंकि मैंने इसकी कमांड को क्या कर दिया, चेंज। सही है, अब देखो इससे स्टार्ट हो रहा है। बताने का मतलब है ये जो स्क्रिप्ट लिखी हुई है ना, ये npm रन के साथ चल जाती हैं। सही, तो यहाँ पे अगर आप कोई अपनी कमांड भी बनाओगे, उसको लिख दोगे तो वो npm के साथ चल जाएगी। यहाँ पे लिखा हुआ था क्या शुरू में डेव, तो मैंने उसको स्टार्ट कर दिया, तो npm रन डेव चल रहा था पहले, और अगर मैंने इसको स्टार्ट कर दिया तो अब क्या लिखना पड़ेगा, npm रन स्टार्ट। ठीक है, अब देखो डेव से ये पहले तो चल रही है, अब तो चल रही है, लेकिन अगर मैं इसको रोकूं और अब मैं दोबारा इसको चलाऊं डेव के साथ, नहीं सॉरी, इसको मैं स्टार्ट के साथ चलाती हूँ, चल जाएगी नहीं, वहाँ पे क्या हो चुकी है डेव। ठीक है, तो अब इसको आपको डेव के साथ ही चलानी पड़ेगी। चेंज करने का बताने का मकसद क्या है कि इसको आप इसके स्क्रिप्ट के थ्रू चलती है npm के थ्रू, इसमें आप अपनी कमांड्स भी डाल सकते हो। ठीक है, वो आएगा टाइम कि हम बैकएंड वगैरह कर रहे होंगे तो इसमें अपनी कमांड्स बना सकते हैं। ठीक है, ये हमने देखा था फिर, और हमने फिर देखा था कि हमारे पास पब्लिक का फोल्डर होता है, इसमें आपकी इमेजेस होती हैं, वीडियोस होती हैं, ठीक है, मीडिया होता है, लेकिन ये पब्लिकली क्या होता है, एक्सेसिबल होता है। ठीक है, अच्छा फिर मेन फोल्डर कौन सा है, src। ठीक है, इसमें सबसे जो आपके पास एक index.html की फाइल दिख रही है, ठीक है, ये एक index.html की फाइल है, सिंबल इसमें क्या हुआ है, एक डिव है जिसकी आईडी क्या है, रूट। ठीक है, इसमें एक जावास्क्रिप्ट की फाइल कनेक्ट हुई है, कौन सी वाली, सोर्स के फोल्डर के अंदर main.jsx। ठीक है, अच्छा इस फाइल के अंदर इन्होंने क्या किया हुआ है कि उस रूट वाले एलिमेंट को मंगवा कर उसमें ये एक कॉम्पोनेंट रेंडर करवाया। ठीक है, कौन सा वाला, ऐप वाला, ये कौन सा वाला है, app.jsx। तो इसमें जो कुछ भी आपके पास ये लिखा हुआ है तो आपको ये शो हो रहा है। ठीक है, फिर हमने इसको थोड़ा बहुत चेंज करना सीखा था कि हमने ये सारा कुछ जो पहले से लिखा है वो हटा दिया और सिंपल एक हेडिंग बना ली हमने, हेलो रिएक्ट। ठीक है, तो जो चेंज करेंगे आप तो बहुत आपको विद इन नो टाइम आपको चेंज दिख जाएगा और ये चेंज हो रहा है। अच्छा प्रोजेक्ट हमने समझा चल कैसे रहा था कि index.html की फाइल चलती है और इसमें ये रूट की डिव है। ठीक है, इसको मंगवाया कहाँ गया है, main.jsx की फाइल में, और इसमें दिखाया क्या गया है, कौन सा कंपोनेंट, ऐप वाला। अभी आपका एक ही मेन कंपोनेंट चल रहा है, ठीक है, app.jsx, ये पेरेंट कंपोनेंट है, इतना हमने देख लिया था। ठीक है, और फिर हमने कुछ JSX के बारे में डिस्कस किया था। ठीक है, JSX क्या होती है, जावास्क्रिप्ट XML। ठीक है, दिखती है आपको HTML की तरह, लेकिन ये HTML नहीं है, ये क्या है, JSX है। ठीक है, तो इसको कन्वर्ट किया जाता है किसके कोड में, रेक के कोड में, और ये काम कौन करता है, बेबल करता है। हमें क्या बेबल करने की ज़रूरत होती है इंस्टॉल, नहीं, जब हम रेक इंस्टॉल करते हैं उसी के साथ आ जाता है। ठीक है, आपको अगर हम दिखाएं तो इसमें देखें ये जो इसने पूरी लिस्टिंग की हुई है, यहीं कहीं बेबल का नाम लिखा होगा, इसमें नहीं दिया हुआ, मे बी नोड.js की, नोड मॉड्यूल्स की फाइल में हो। ठीक है, इसलैंड वगैरह इसने दिया हुआ है। ठीक है, वो सारा इसने खुद ही से मेंटेन किया होगा, हमें देखने की ज़रूरत नहीं है। हमें ये पता है कि ये कन्वर्जन कौन कर रहा है, बेबल कर रहा है, और बेबल इसमें इंजेक्ट है। ठीक है, हमें करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर हम देखना चाहें कि इस लाइन का मतलब क्या है, कैसे उसको वो ट्रांसलेट करता है, तो खुद भी जाकर हम देख सकते हैं बेबल। ठीक है, ये टूल है, ये एडवांस जावास्क्रिप्ट को पुरानी जावास्क्रिप्ट में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, और हम अगर यहाँ पे पेस्ट कर देंगे लाइन ऑफ कोड, तो ये देखें, ये बिहाइंड अस इन रिएक्ट को यूज़ करते हुए उसका क्रिएट एलिमेंट का फंक्शन है, उसमें ये कन्वर्ट कर रहा है। तो हमारे लिए ये लिखना मुश्किल है, तो हम ये लिखना प्रेफर करते हैं कि हमें HTML से मिलती जुलती लगती है, तो हम इसको यूज़ करना है और लिखना आसान लगता है, तो हम ये यूज़ कर रहे होते हैं XML। सही, अच्छा इसमें हम डिफरेंस भी देखे थे हमने कि भाई HTML और XML में क्या डिफरेंस है। एक तो ये कि आप इसके जो एट्रीब्यूट यूज़ करते हो उसमें जो है वो कैमल केस में होते हैं। ठीक है, यस, जैसे क्लास नेम है, अब हमें HTML में सिर्फ क्लास लिखना होता है, इसमें आपको क्लास नेम लिखना है, और जितने भी एट्रीब्यूट्स होंगे ना इसको आप कैमल केस में ही लिखोगे। कैमल केस पता है ना क्या होता है, यस, फर्स्ट वर्ड का फर्स्ट लेटर स्मॉल होगा, बाकी उसके बाद जितने भी वर्ड्स आएंगे
उसका फर्स्ट लेटर क्या होगा, कैपिटल होगा। ठीक है, ये देखा था हमने, और हमने ये भी देखा है कि हर एक जो टैग है उसका क्लोजिंग टैग भी होगा। जैसे अगर इमेज की बात करें हम, तो जावास्क्रिप्ट में ये होता है ना कि अगर आप ये ना भी लगाए तो काम चल जाता है। ठीक है, लेकिन देखिए मुझे एरर दे रहा है, इसमें क्या होगा कि हर एक जो टैग होगा वो क्लोज भी होगा। ठीक है, इसको क्लोज करने का तरीका ये कि आपको इसमें लगाना ज़रूरी है। ठीक है, क्लोजिंग टैग इसमें मस्ट है। और एट्रीब्यूट्स के नाम देख लिए, और क्या डिफरेंस था इसमें, और हमने देखा था बहुत सारे डिफरेंसेस देखे थे। क्या क्या लिखा था याद है, HTML और XML में डिफरेंसेस। एक तो ये एट्रीब्यूट्स के नाम देख लिए कैमल केस में, फिर हमने ये देख लिया। यस एग्जैक्टली। ठीक है, इसमें जो जावास्क्रिप्ट है ना वो भी इसमें इवेलुएट हो जाती है। लेट्स सपोज अगर आप कोई वेरिएबल बना रहे हो, ठीक है, और मैंने लिख दिया यहाँ पे माय नेम, सी। अब क्योंकि ये कौन सी फाइल है, JSX, जावास्क्रिप्ट भी चलेगी और XML भी चल रही है, तो XML के अंदर आप जावास्क्रिप्ट भी लिख सकते हो। ठीक है, लेकिन ज़रूरी क्या है कि अगर जावास्क्रिप्ट लिख रहे हो आप तो कर्ली ब्रैकेट्स बनाना पड़ेगा आपको, और वो जो आपका वेरिएबल का नाम है वो आप इसमें पास कर दो, माय नेम। ठीक है, तो अब तैयबा शो होगा यहाँ पे, क्लास 2 में हम जाकर देखें तैयबा शो हो रहा है। सही, ये हमने देख लिया था। अच्छा, फिर हम क्या करते हैं, आज को जो हमारा टॉपिक है, अब ये कंपोनेंट्स जो इसने कोड वगैरह लिखा हुआ है इसको हम समझते हैं और कुछ अपने कंपोनेंट्स बनाते हैं। अच्छा, कंपोनेंट्स का मैंने आपको बताया था, कंपोनेंट्स क्या होते हैं। यस, अ पीस ऑफ अ पार्ट ऑफ UI। अच्छा, पूरी जो आपकी, अब देखो ये एक मेन आपका कंपोनेंट है। अब सारा कोड आपने यहाँ पे नहीं करना, पूरी वेबसाइट का कोड आपने यहाँ पे कर दिया, नहीं। हर जो एक आपका हेडर हो गया ये कंपोनेंट होगा, आपका हीरो सेक्शन हो गया ये कंपोनेंट होगा, आपके जो कार्ड्स हो गए वो एक कंपोनेंट होगा। उसका फ़ायदा क्या होगा कि एक पेज के अंदर आपने छोटे छोटे पीसेस बना के रख लिए, आप कोई दूसरा पेज बना रहे हो तो उन पीसेस की दोबारा से ज़रूरत है, आप दोबारा नहीं बनाओगे, फंक्शन बना के रख लिए उसी को कॉल करोगे आप। ठीक है, अच्छा भाई, अब देखें ज़रा, इसने ये जो चीज़ें लगाई हुई है, मैं ये सारी चीज़ें हटा रही हूँ। ठीक है, इसकी CSS की फाइल कौन सी लगी हुई है, app.css, इसने ये बनाई हुई है, इसके अंदर से ये सारी CSS आ रही है, मैंने इसको भी हटा दिया। ठीक है, मैंने कहा अभी जो इसकी डिफ़ॉल्ट हुई हुई है ना वो मैं हटा रही हूँ चीज़ें। अच्छा, और क्या हुआ है कि main.jsx की फाइल में यहाँ पे देखिए, यहाँ पे index.css की फाइल है, यहाँ पर भी कुछ कोड हुआ है, मैंने कहा ये भी हटा दो, इसको भी आप जो है हटा दो। हमें अपनी CSS लगानी है, इसकी CSS तो उसने डिज़ाइन के लिए बनाई ना, सेंटर करने के लिए और एनिमेशन लगाने के लिए। मैंने वो सारी चीज़ें हटा दी हैं। मैंने क्या किया है, main.jsx में यहाँ पे एक इसकी CSS की फाइल का कनेक्शन हटा दिया। ठीक है, app.jsx के अंदर क्या लगा हुआ था, ये लोगोस वगैरह लगे हुए थे, ये मैंने हटा दिया। ठीक है, और ये जो स्टेट वगैरह है ये मैंने सब हटा दिया। ठीक है, अच्छा भाई, और ये जो सिंटेक्स मैंने लास्ट में बताए थे ये क्या था, फ्रैगमेंट, ये क्यों यूज़ होता है। यस, क्योंकि अगर इसको हटा दें और देखें दो एलिमेंट बनाने की कोशिश करें, HTML में ये होता है ना कि आप सिबलिंग्स बना सकते हो, आपको कोई पेरेंट बनाने की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, जब नीड हो जब बना सकते हो, लेकिन JSX में क्या होता है कि आपको एक पेरेंट की ज़रूरत होती है, तो हमें जो है पेरेंट बनाने के लिए डेव बनानी पड़ेगी, लेकिन हम डेव बनाना नहीं चाह रहे होते ना, एक्स्ट्रा हो जाएगी, एक्स्ट्रा एक डेव बन जाएगी, हम क्यों बनाएं। तो फिर हम ये वाला सिंटेक्स यूज़ कर सकते हैं। ये कौन सा है, रिएक्ट फ्रैगमेंट। चाहो तो आप इसमें कंप्लीट भी लिख सकते हो। ठीक है, मैंने लिख कर दिखाया था लास्ट क्लास में कैसे लिखना था कि भाई इसमें आपको रिएक्ट लिखना पड़ेगा, रिएक्ट डॉट फ्रैगमेंट। ठीक है, और क्योंकि इसमें रिएक्ट यूज़ हो रही है तो फिर आपको यहाँ पे इंपोर्ट भी करना पड़ेगा, इंपोर्ट, ऐसा रिएक्ट लिखोगे ना तो ये रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऐसा भी सही है, और सिंपल आप इसको शॉर्ट भी कर सकते हो, आप सिंपल ये ब्रैकेट्स बना लो, आपको ये इंपोर्ट करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, ये बेहतर है, आसान है। सही है, अच्छा देखकर बताएं ज़रा, ये आपको एक फंक्शन ही दिख रहा है ना, एक फंक्शन है, ठीक है, ऐप का, और उसके अंदर एक कोड होगा, रिटर्न आपको पता है, रिटर्न क्या करता है कि आपको कुछ ना कुछ कोड रिटर्न करेगा। अच्छा, इसके केस में क्या है कि आपको ये XML रिटर्न कर रहा है कि जिसके ऊपर रेंडर होती है ना, जो चीज़ ये रिटर्न कर रहा है वो आपको UI पे बनती हुई दिख रही है। सही, और इसको एक्सपोर्ट किया हुआ है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट याद आ रहा है, करवाया था, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट भी करवाया था। इसका मतलब क्या है कि पूरी फाइल में सिर्फ यही फंक्शन एक्सपोर्ट हो रहा है। अच्छा, इसको चल सही, ये एक फंक्शन बना हुआ है, इसके फंक्शन के अंदर ये काम हो रहा है, ठीक है, इसको एक्सपोर्ट कर रहे हैं, इसको फंक्शन को यूज़ कहाँ किया जा रहा है, main.jsx की फाइल में। देखिए यहाँ पे इसको इंपोर्ट किया है ना, कि इसका नाम क्या था, ऐप, और कहाँ से इंपोर्ट हुआ है, app.jsx की फाइल में। ठीक है, ये इंपोर्ट और एक्सपोर्ट आप लोगों को आता है, यही होंगे कि फंक्शन आप बना बना के फाइल्स में रखते जाएंगे, उनको इंपोर्ट एक्सपोर्ट जहाँ पे यूज़ करना है इंपोर्ट एक्सपोर्ट करेंगे बस आप। ठीक है, अच्छा ये जो फंक्शन लिखा हुआ है ES5 का या ES6 का, देखकर बताएं कौन सा वाला सिंटेक्स है।
डिक्लेरेशन है, हमने पढ़ा था एक्सप्रेशन है, एरो फंक्शन है, कौन सा है, कौन सा है, याद करें, 3 टाइप्स पढ़ी थी हमने फंक्शंस की। डिक्लेरेशन है, ठीक है, कि फंक्शन का कीवर्ड होता है, उसका नाम होता है, ठीक है, क्योंकि एक्सप्रेशन में तो वेरिएबल के अंदर बनता है ना, और एरो फंक्शन भी वेरिएबल के अंदर होता है, तो ये सिंपल डिक्लेरेशन फंक्शन बना हुआ है, ठीक है। मैं चाह रही हूँ इसको एरो फंक्शन में कन्वर्ट करना, तो ज़रा बताएं कैसे करते हैं हम। हमें एक वेरिएबल बनाना है, ठीक है, ऐप का, सही है, और इक्वल लगाना है हमने, और ये हमने लगाने नहीं होते हैं, ठीक है। फिर हमें क्या लगाना है, ये एरो फंक्शन लगाना है, ठीक है। और फिर आपको पता है ना कि इसमें आप जो है वो एक लाइन लिखनी तो डायरेक्ट लिख सकते हैं, अगर मल्टीपल लाइन आपने लिखनी है तो फिर आप राउंड ब्रैकेट्स बनाते हैं, इसमें कर्ली ब्रैकेट की नीड नहीं होती, ठीक है। और इसमें रिटर्न की इसकी नीड होती है रिटर्न की, इसमें रिटर्न की भी नीड नहीं होती, ठीक है। हमने ये हटा दिया, सेमीकोलन की भी ज़रूरत नहीं, हमें सेट कर दिया, सही बनाया, कोई मसला। एक वेरिएबल है, उसका नाम ऐप है, उसमें ये एरो फंक्शन का सिंटैक्स है, मैंने रिटर्न वर्ड नहीं लिखा, क्योंकि आपको पता हो ना कि एरो फंक्शन, लेट्स सपोज मैं एक एरो फंक्शन बनाना चाह रही हूँ, इसको छोड़ो आप, मैं एक एरो फंक्शन बनाती हूँ ऐसे करके, हेलो लिख देती हूँ, सही है, और मैं इसको इस तरह से पास करती हूँ, और सिंपल यहाँ पे मैं लिख देती हूँ एक H1 है, ठीक है, हेलो रिएक्ट, सही है। मैंने एक ही लाइन लिखी है कोड की, फर्दर लाइन्स लिखी है मैंने नहीं लिखी, इसका मतलब क्या है, रिटर्न हो रहा होगा H1, सही है। ये होता है ना कि एक लाइन में आप लिखोगे तो रिटर्न चल रहा होता है बिहाइंड द सीन, तो मैंने इसको एक्सपोर्ट भी करना है, मैंने कहा एक्सपोर्ट, और इसको आप कर दो डिफ़ॉल्ट, और इसका नाम क्या रखेंगे हम, हेलो रख देते हैं, ठीक है। और इसको मैं यूज़ करना चाह रही हूँ मेन ऐप पे, वो कौन सी है, main.jsx, मैंने ऐप वाले को कमेंट किया, मैंने कहा जो मैंने फंक्शन बनाया ना उसको लेकर आते हैं, उसका नाम मैंने हेलो रखा था, ठीक है। देखो मुझे सजेशन भी आ रही है, हेलो फ्रॉम कहाँ से, ऐप डॉट, अच्छा ये ऐप डॉट JSX की फाइल नहीं है, मेरे पास जो हेलो है वो मेरी कौन सी फाइल है, ऐप डॉट, सही है, ऐप डॉट JSX है, ऐप डॉट JSX लास्ट में लिख लीजिएगा, ठीक है। ये मुझे दे नहीं रहा था, कंप्लीट करना है, और मुझे अब ऐप नहीं शो करवाना मुझे, अच्छा कंपोनेंट को कॉल कैसे करना है, आपने जहाँ भी यूज़ करवाना है, जैसे ये आपने ऐसे बनाना है, उसका नाम आ जाएगा, ठीक है, और लास्ट में इस तरह से ही क्लोज हो जाएगा, सही है। फंक्शन कंपोनेंट जो कहीं यूज़ कर रहे हैं आप, उसको कॉल करने का तरीका ये है, ठीक है। अब देखें मेरे पास क्या होता है कि index.html की फ़ाइल चलती है, इसके अंदर कौन सी फाइल चलती है, main.jsx, main.jsx में क्या होता है कि उस HTML के डिफ को मंगवाया जाता है, और इसके अंदर ये हेलो का मेरा जो कंपोनेंट है ये शो करवाया जाता है। अच्छा, हेलो के कंपोनेंट के अंदर मैंने क्या किया हुआ, सिंपल H1 को रिटर्न करवा के शो करवा दिया, तो क्या शो होगा, मुझे एक हेडिंग दिखेगी जिसमें क्या लिखा होगा, हेलो रिएक्ट, ठीक है। अब जाकर देखते हैं ज़रा हम, तो हमारे पास शो नहीं हुआ, कोई मिस्टेक हुई है, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट हेलो, हेलो को हमने एक्सपोर्ट करवाया, ओके एक मिनट, ये जो फंक्शंस के नाम होते हैं ना ये कैपिटल में होते हैं, सॉरी, ठीक है। फंक्शंस के नाम आप लोगों ने क्या करना है, कैपिटल में रखना है, ठीक है। यहाँ पे रखा मैंने, सही किया इसको, और यहाँ पर भी सही करना है, ठीक है। और यहाँ पे भी देखो वो भी लाइट से, मीन्स के वो यूज़ ही नहीं हो रहा ना, अब देखो अब वो डार्क हो गया, तो फंक्शंस के जो नाम होंगे वो कैपिटल में रखना है आपने। अच्छा अब देखो ज़रा हेलो, अब शो हो रहा है, वो सारी मैंने CSS वगैरह हटा दिया, अभी आपको लेफ्ट से स्टार्ट होता हुआ दिख रहा है। अच्छा भाई, अगर मैंने ये करना हो कि अभी तो मैंने एक हेडिंग लिखी है यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे जो है एक और हेडिंग इसके नीचे H2 शो करवाना चाह रही हूँ, तो अब क्या होता है कि एरो फंक्शन में तो फिर आपको क्या करना पड़ता है, कर्ली ब्रैकेट लगाना पड़ता है ना, तो फिर आप कर्ली ब्रैकेट लगाओगे, सही है, आपने लिख दिया। अच्छा फिर आपने H2 लिखा, चलो एक और H1 बना लेते हैं, हेलो JS लिख देते हैं, ठीक है, जावा स्ट्रिंग, और इसका एक पैरेंट बनाना पड़ेगा, तो हम क्या बना लेते हैं, इसको क्या बनाते हैं भाई, यस, सही है। अच्छा अब बताएं, यहाँ पे मैंने रिटर्न नहीं लिखा, ये कर्ली ब्रैकेट्स तो मैंने मल्टीपल लाइंस के लिए किया ना, अब मुझे यहाँ पे रिटर्न लिखने की ज़रूरत है या नहीं है, क्योंकि जब मैं एक लाइन लिखती हूँ मुझे रिटर्न लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन अब तो ये मल्टीपल लाइंस हो गई ना, ठीक है। तो अगर रिटर्न लिखने की ज़रूरत नहीं होगी तो मेरे पास शो हो जाएगा, यहाँ पे शो हो रहा है क्या, नहीं शो हो रहा, और अगर मैं लिखूँ रिटर्न, क्या लिखूँ, रिटर्न, ठीक है, क्योंकि रिटर्न आपने लिखना पड़ेगा। अब देखिए रिटर्न में लिखा तो यहाँ पे शो हो गया, सही है। इट मीन्स कि आपने जब सिंगल लाइन लिखनी है ना उसके लिए रिटर्न नहीं लिखना होता, लेकिन अगर मल्टीपल लाइंस में आपका कोड है फिर तो आपको रिटर्न लिखना पड़ेगा, सही। तो इसको समझाने के लिए मैंने अलग से फंक्शन आपको बनाकर दिखाया है, सही है। अब पीछे जाते हैं, ये तो हमारा फंक्शन था, अब हमने इसको ख़त्म कर दिया, बैक जा रहे हैं हम, जो इसका मेन फंक्शन था जिसका नाम मैंने क्या रखा था, ऐप,
ये हमने हेलो वगैरह अपना लगा के देखा था, इसको हटा। ठीक है, सिर्फ ये बात बताने के लिए कि अगर मल्टीपल लाइंस होंगी तो फिर आपको रिटर्न का कीवर्ड यूज़ करना पड़ेगा। तो अब ज़रा देखकर बताएं, इसमें मल्टीपल लाइंस है ना, एक H1 है, एक इमेज है, तो मुझे यहाँ पे रिटर्न लिखना पड़ेगा। ठीक है, मैंने यहाँ पे रिटर्न लिखा, तो आप देखें ज़रा, यहाँ पे फिर कर्ली ब्रैकेट्स आएगा। सही है, यहाँ पे राउंड भी नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, कर्ली ब्रैकेट्स आएगा। ठीक है, मल्टीपल राउंड जब आएगा जब सिंगल लाइन होगी और रिटर्न लिखने की ज़रूरत नहीं होगी। कर्ली ब्रैकेट्स आएगा जब मल्टीपल लाइन्स होगी और आपको रिटर्न लिखना पड़ेगा। ठीक है, एरो फंक्शन में थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है, इसको आप याद रखिएगा। अब देखिए मैंने शो करवाया ज़रा, एक हेलो है, शो नहीं हो रहा, मैंने वेरिएबल मिस कर दिया ना ये। ठीक है, अब वो कह रहा है कहाँ से मैं आपको लेकर आऊँ, मैंने कहा कोई बात नहीं, इसको आप अभी हार्ड कोड कर दो। ठीक है, हेलो और एक दिख रहा, अभी इमेज मैंने कोई लगाई नहीं। ठीक है, वो वेरिएबल लिख रहा था ना, वो वेरिएबल तो मैंने हटा दिया, वो बेचारा उसको सॉल्व ही नहीं कर पा रहा कि भाई वो वेरिएबल कहाँ पे। ठीक है, तो ये फंक्शन आपने देखा कि एक नॉर्मल फंक्शन लिखा हुआ था, उसको मैंने किस में कन्वर्ट कर दिया, एरो फंक्शन में। अच्छा, अगर आपको खुद से बनाने में मसला हो रहा है तो मैंने एक्सटेंशन आपको करवाई थी ना, ES7 वाली। ठीक है, वो एक्सटेंशन आप लोगों ने कर ली घर में सब ने। ठीक है, अब उसी के शॉर्टकट हमें मिल जाएंगे। अच्छा, कंपोनेंट्स ना दो टाइप के होते हैं, एक क्लास कंपोनेंट होते हैं और दूसरा फंक्शनल होता है। क्लास बेस्ड हमारे पास जब रेक शुरू में आई थी, जब क्लासेस बहुत यूज़ होती थी, लेकिन अब सब फंक्शनल पे काम करते हैं, तो हम भी किस पे सीखेंगे, फंक्शनल पे सीखेंगे। क्लास में थोड़ा कॉम्प्लेक्स भी होता है, बहुत सारा कुछ ना कोड लिखना पड़ता है आपको। फंक्शन सिंपल है, ऐसे ही जैसे हम जावास्क्रिप्ट के फंक्शन लिख रहे हैं। अच्छा, अगर आपने एरो फंक्शन बनाना है ना, तो आपने RAFCE, ठीक है, ये बता रहा है रिएक्ट एरो फंक्शन, एक्सपोर्ट भी हो जाएगा। सिर्फ मैंने इनिशियल लिखा, क्लिक किया, ये देखो खुद ही से बना कर दे दिया। ठीक है, खुद ही से इसने रिएक्ट को इंपोर्ट किया, खुद ही ये सारा सिंटेक्स लिख के, बस इसमें जो आप कंटेंट लिख रहे हैं ना, अब वो मैं लिख सकती हूँ। तो ये आसान हो गया ना, कि इस जो लिखने के लिए थोड़ा बहुत टेम्पलेट चाहिए वो मुझे पहले से मिल रहा है। यही फ़ायदा है एक्सटेंशंस का। ठीक है, अब मैंने इसमें H1 लिख दिया और लिख दिया हेलो रिएक्ट, रिएक्ट को ही हेलो कर रहे हैं अभी हम। सही है, हेलो रिएक्ट, तो अब ये शो होगा। सही है, ठीक है, तो आप लोग ये एक्सटेंशन की थी लास्ट टाइम डाउनलोड, इसको ट्राई करो। अब मुझे app.jsx की फाइल में जो कुछ लिखा हुआ है ना, सब रिमूव कर दो। ये जो शॉर्टकट मैंने आपको बताया, इमिट RAFCE, इसको अप्लाई करके देखो, आप लोग के पास भी आ रहा है। पहले देख लीजिएगा। तो हमने ये देख लिया कि एक्सटेंशन कौन सी थी हमारे पास, ES7। ठीक है, जिसमें ये रिएक्ट रिडक्स और रिएक्ट नेटिव लिखा हुआ है, इसके डाउनलोड्स भी ज़्यादा है। तो ये एक्सटेंशन करने का फ़ायदा क्या है कि आपको जो है अगर एरो फंक्शन लिखने में मसला आता है ना, उसके सिंटेक्स में आप मिस्टेक कर देते हो तो कोई इशू नहीं है। इसका इनिशियल लिखना है आपने RAFCE। ठीक है, वो कंप्लीट कर दिया इसने। सही, फिर डिव भी दे रहा है साथ में, ये आपकी मर्जी है, डिव रखना चाह रहे हो नहीं रखना चाह रहे हो, नहीं तो फिर आप फ्रेगमेंट्स भी लगा सकते हो इसमें, और अपनी जो है जो भी आपने कंटेंट लिखना है, ठीक है, वो आप लिख सकते हो। अच्छा देखो, ये एक ही कंपोनेंट है, क्योंकि अभी जो ऐप के अंदर जो मैं XML रिटर्न करवा रही हूँ सिर्फ वही शो हो रहा है ना। तो लेट सपोज अगर हमने सही है, ये आउटपुट शो हो रहा है, मैं सही है, हमने वेबसाइट स्टार्ट करनी है बनानी, तो सारा वो जो हमने हेडर बनाते हैं हीरो सेक्शन, वो सारा कोड हम इस कंपोनेंट में करेंगे क्या, नहीं, सारा कोड इस कंपोनेंट में नहीं करोगे आप, इसके अंदर भी कंपोनेंट्स बनेंगे। ठीक है, लाइक कंपोनेंट्स अलग अलग कंपोनेंट, सिंपल क्या, एक फाइल होगी, उसके अंदर एक फंक्शन होगा जो एक स्पेसिफिक UI का पार्ट बनाकर दे रहा होगा। ठीक है, जब जहाँ उसको यूज़ करना है उसको आप एक्सपोर्ट करवाओ और उसको इंपोर्ट करवा के यूज़ कर लो। कंपोनेंट का भी यही समझ में आया हमें। अच्छा, हम क्या करते हैं कि एक और हम फाइल बनाते हैं यहीं पे SRC के फोल्डर के अंदर, मैं यहाँ पे एक फाइल बनाती हूँ न्यू फाइल करके, और इसका नाम रख देती हूँ। अच्छा, कंपोनेंट का जो फर्स्ट लेटर होगा वो कैपिटल होगा, ठीक है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे मैं रख देती हूँ इसका नाम, क्या नाम रखें, हेडर डॉट JSX। ठीक है, इस फाइल का नाम क्या है, हेडर डॉट JSX। क्यों, क्योंकि इसमें मुझे XML भी लिखनी है, जावास्क्रिप्ट भी लिखनी है, कंपोनेंट की फाइल है, और मैंने इसका फर्स्ट लेटर कैपिटल बनाया। ठीक है, अच्छा, इसके अंदर मुझे वो एरो फंक्शन का सिंटेक्स लिखना है, तो मैंने क्या लिखना है, RAFCE। ठीक है, ये देखें, ये हेडर का नाम वही, फाइल का जो नाम होगा ना, ये कंपोनेंट का नाम भी वही रखेगा। तो अगर हम फाइल के नाम का फर्स्ट लेटर कैपिटल रखेंगे तो हमारे कंपोनेंट का नाम भी क्या हो जाएगा, फर्स्ट लेटर कैपिटल हो जाएगा। अच्छा, ये क्या करता है, सिंपल ये ना एक H1 बना कर देता है और उसमें लिखा होता है हेडर। सही, क्या लिखा होता है, हेडर। ठीक है, अब मैं चाह रही हूँ कि देखो मैंने अलग फाइल बनाई है ना। सही, ये जो फंक्शन है, ये जो कंपोनेंट है, मैं इसको यहाँ पे सबसे टॉप पे यूज़ करना चाह रही हूँ।
ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा मुझे, इस फंक्शन को, उस कंपोनेंट को इंपोर्ट करना पड़ेगा। अच्छा, इंपोर्ट कैसे करेंगे, उसका क्या नाम रखा है मैंने, हेडर रखा है। ठीक है, देखो सजेशन मिल रही है मुझे, मैंने कंप्लीट किया हेडर डॉट जेएसएक्स, लास्ट में लिख लेना ये सही। ये मैंने इंपोर्ट कर लिया इस फंक्शन को। अब कहाँ पे यूज़ करना है मैं चाह रही हूँ, इसके ऊपर आना चाहिए हेडिंग के। तो कंपोनेंट को यूज़ करने का तरीका क्या है, आप इस तरह से लिखो, उसका नाम लिखो और लास्ट में जाके ऐसे आप इसको क्लोज कर दो। ठीक है, तो क्या होगा, हेडर का फंक्शन यहाँ पे कॉल हो जाएगा और हेडर का फंक्शन जब कॉल होगा तो वो क्या बना रहे हैं, एच1 बना रहे हैं, उसमें क्या लिखा हुआ है, हेडर। ठीक है, अब जाकर देखते हैं कि वाकई में हमारे पास हेडर शो है। ये देखिए हेडर शो है सही। तो ये क्या, हेडर अलग एक कंपोनेंट है, उसको मैंने इस फाइल में इंपोर्ट किया है और यहाँ पे यूज़ किया है। ठीक है, अब ये फंक्शन मैंने बना के रख दिया, समझ लिया यूआई का पार्ट है, हेडर है। अब जहाँ कहीं भी आपको हेडर बनाना है तो सिर्फ उस फंक्शन को आप कॉल करें और यूज़ कर लें, आपको दोबारा से यूआई बनाने की, जनरेट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अच्छा हम थोड़ी सी ना स्टाइलिंग कर लेते हैं, अभी तो कुछ पता ही नहीं चल रहा हमें, सिर्फ हेडिंग लिखा हुआ है। अच्छा, इसमें सीएसएस करने के तरीके होते हैं तीन रिएक्ट में, वैसे भी नॉर्मली आपके तीन ही होते हैं, एक होता है इनलाइन, एक्सटर्नल और तीसरा इंटरनल। ठीक है, अच्छा तो सबसे पहले जो इसका तरीका है वो इनलाइन है सही। तो इसमें क्या होता है, स्टाइल का एट्रीब्यूट होता है आपके पास, एचटीएमएल में भी होता है, इसमें भी है। ठीक है, कर्ली ब्रैकेट्स बनाए आपने, इसके अंदर आपको पास करना पड़ेगा एक ऑब्जेक्ट। क्या पास करना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के लिए दोबारा कर्ली ब्रैकेट्स बनाओगे, एक तो कर्ली ब्रैकेट उसके थे अपने, इसके अंदर हमने एक और कर्ली ब्रैकेट बनाया। ठीक है, और इसके अंदर जो सीएसएस की प्रॉपर्टी होती है ना, सिंपल आप लिखोगे, और जो दो वर्ड्स वाली प्रॉपर्टी होगी उसको आप कैमल केस में लिखोगे। जैसे फॉन्ट साइज था, उसमें कितने वर्ड्स आ रहे हैं, दो, तो उसको आप किस में लिखोगे, कैमल केस में। मैंने लिखा इसका फॉन्ट, और देखो मुझे सजेशन दे रहा है साइज, और कॉलन लिख करके लिख दिया मैंने कितना, 90 पिक्सल। ठीक है, ये एक प्रॉपर्टी लिख दी मैंने। अच्छा, ऑब्जेक्ट में प्रॉपर्टी को हम सेपरेट करने के लिए क्या लगाते हैं, कॉमा। ठीक है, मैंने यहाँ पे कॉमा लगाया और मैंने कहा इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करना है। बैकग्राउंड लिखने ही लगी हूँ मैं, मुझे सजेशन दे रहा है, उप्स रुक जा भाई। ठीक है, बैकग्राउंड कलर, देखो मुझे सजेशन भी दे रहा है, और आप नोट कर रहे हो उसकी प्रॉपर्टीज में जो हम जैसे माइनस की तरह लिख रहे होते हैं ना सीएस के बारे में, इसमें कैसे कैमल केस है। ठीक है, मैंने लिख दिया इसमें इसका कलर होना चाहिए रेड। ठीक है, और मैं इसका टेक्स्ट कलर कर रही हूँ वाइट, उसके लिए कौन सा है, उसमें तो सिंपल एक ही वर्ड आता है, उसको कैमल केस में कन्वर्ट ना ही करें तो चल जाएगा वाइट। ठीक है, अब ये मैंने कुछ सीएसएस लगाई है इसके ऊपर, अब देखते हैं अप्लाई हो रही है ज़रा, तो देखें ज़रा सही अप्लाई हो गई। ये कौन सी है, इनलाइन, कि आपने स्टाइल के एट्रीब्यूट के अंदर सारे ऑब्जेक्ट के अंदर आपने प्रॉपर्टीज बनाकर ये सीएसएस लिख दिए। ठीक है, देख लिएगा, एक तो कर्ली ब्रैकेट स्टाइल की थी, अंदर हमारा ये पूरा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के अंदर हमारे पास एक ये प्रॉपर्टी है, फिर एक ये प्रॉपर्टी है, और तीन प्रॉपर्टीज बनाई है हमने, कॉमा लगा लगा के उसको सेपरेट कर दिया, और जो सीएसएस की प्रॉपर्टीज के नाम है उसको आपने कैमल केस में पास करना। ठीक है, ये कौन सा तरीका है, इनलाइन। ठीक है, अच्छा अब दूसरा तरीका क्या है, एक्सटर्नल। एक्सटर्नल क्या होता है कि उसी फाइल में रहते हुए आप स्टाइल का टैग यूज़ कर रहे होते हैं, ऐसे ही है। ठीक है, अब हम इसी फाइल में रहते हुए हम क्या करते हैं कि हम एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं सही। तो मैं कॉन्स करके एक स्टाइल्स का ऑब्जेक्ट बना रही हूँ, और उसमें वो जो मैं लिख रही थी ना प्रॉपर्टीज, वो अब ऐसे यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, फॉन्ट साइज कितना रखना चाह रहे हैं हम, 90, ऐसे भी लिख सकते हो डायरेक्ट। अगर पिक्सल ना भी लिखो ना तो उसको समझ में आता है कि आप क्या चाह रहे हो, 90 पिक्सल ही चाह रहे हो, उसको न्यूमेरिक में भी लिख सकते हैं। ऐसा पिक्सल लिखोगे तो कोटेशन में लिखना पड़ेगा, और अगर नंबर लिखना है डायरेक्ट तो सिर्फ उसको विदाउट कोटेशन भी आप लिख सकते हो। ठीक है, मैंने कहा बैकग्राउंड कलर इसका करना है। अच्छा, इसमें मुझे सजेशन नहीं दे रहा है, मुझे खुद से लिखना पड़ेगा। बैकग्राउंड कलर इसमें कुछ हम दूसरा कर लेते हैं, कौन सा करें, पर्पल कर लेते हैं। ठीक है, और एक और प्रॉपर्टी लगा लेते हैं, टेक्स्ट अलाइन कर लेते हैं सही, इसको हम क्या कर लेते हैं, सेंटर। ठीक है, अब देखो ये पूरा ऑब्जेक्ट मैंने बनाया है ना, तो अब ये एक्सटर्नल है, इनलाइन तो नहीं आ रहा है, उसके साथ तो नहीं लिखा, मैंने अलग से एक ऑब्जेक्ट बनाया है। अब मुझे क्या करना है, उस स्टाइल के अंदर, ठीक है, कर्ली ब्रैकेट्स लगेंगे, और उसके अंदर ये स्टाइल्स का मैंने ऑब्जेक्ट पास कर देना। ये एक्सटर्नल तरीका है कि ऑब्जेक्ट आपने बाहर बनाया है और यहाँ पे आप उसका रेफरेंस पास कर रहे हो। ठीक है, स्टाइल तो उसके एट्रीब्यूट का नाम है, और स्टाइल्स मैंने ऑब्जेक्ट का नाम रखा है। अब देखें ज़रा, ये भी अप्लाई हो रहा है सही है। अच्छा, टेक्स्ट अलाइन नहीं हुआ, सेंटर पर्पल था, एक मिनट, रेड हुआ है, हो गया सही। अब सही है, टेक्स्ट अलाइन ये हो गया। अच्छा, रिफ्रेश क्यों करना पड़ रहा है मुझे, एक बार अपना सर्वर स्टॉप करूँ मैं, मुझे कोई मसला आ रहा है, मैं रिफ्रेश कर रही हूँ उसको, रिफ्रेश तो नहीं होता ना, npm run dash। अब कोई चेंज करके देखती हूँ ज़रा, मैं रिफ्रेश क्यों कर रही हूँ, रेड गया सही है। ठीक है, वो मे भी शायद डैब और स्टार्ट में मैंने कर दिया था ना, उसकी वजह से वो वहीं कहीं तक के रह गया। अब रिफ्रेश करने की आपको नीड नहीं होती, रिफ्रेश खुद ही होता है सही है। अच्छा भाई, अब देखें ये स्टाइल अप्लाई हो रहा है। अच्छा, अगर मैं चाह रही हूँ कि इसमें सिर्फ फॉन्ट साइज अप्लाई होना चाहिए, तो ऑब्जेक्ट की किसी प्रॉपर्टी को हम कैसे एक्सेस करते हैं, डॉट लगाकर, तो मैंने इसमें लिख दिया फॉन्ट साइज, तो अब सारा नहीं अप्लाई होगा,
सिर्फ क्या अप्लाई होना चाहिए, फॉन्ट साइज। किधर गया भाई, और नहीं कर सकते ऐसा। ये जो कोई एरर आता है ना यहाँ पे बता रहा होता है, क्या बता रहा है, एक्सपेक्ट द मैपिंग फ्रॉम स्टाइल प्रॉपर्टीज। ओके, ऑब्जेक्ट के अंदर फिर आप ऐसे ऑब्जेक्ट बना के पास करो, समझ गए। नहीं भाई अब तो बड़ा एरर दे दिया इसने। क्या कह रहा है भाई कि अनएक्सपेक्टेड टोकन है, सिंटैक्स मिस्टेक किया हमने, कॉमा कहीं हमने लगाया नहीं है, डॉट लगाया है, ठीक है, डॉट तो लगेगा ना कि ऑब्जेक्ट, इसी तरह से हम एक्सेस कर देना कि ये तो इसके कर्ली ब्रैकेट्स हैं, सही, स्टाइल्स में लिख रही थी, पूरे ऑब्जेक्ट में से सारी प्रॉपर्टीज निकल कर आ गई थी, अप्लाई हो गया था। अब मैं किसी एक प्रॉपर्टी का अप्लाई करना चाह रही हूँ, तो मैंने इसके आगे डॉट लगा कर लिखा, तो मुझे ऐसे अलाउ नहीं करा। अब सजेशन तो आ गई, पहले ये भी नहीं आ रही थी। फॉन्ट साइज किया मैंने, तो ये फॉन्ट साइज अप्लाई नहीं हो रहा, इस वक्त ये एरर आता है, इस वक्त ये एरर आता है, द स्टाइल प्रॉप एक्सपेक्ट सम मैपिंग फ्रॉम स्टाइल प्रॉपर्टीज टू वैल्यूज नॉट अ स्ट्रिंग, फॉर एग्जांपल स्टाइल। अच्छा मुझे बता रहा है ऐसे लिखो, ठीक है, उसके अंदर कर्ली ब्रैकेट बनाओ। ओके, अगर आपको सिंगल लिखनी है तो फिर आप कर्ली ब्रैकेट बनाओ, ठीक है, और ऐसे वाला अप्लाई नहीं करो, फिर आप डायरेक्ट उठा के ऐसे ही लिखो, मतलब कर्ली ब्रैकेट आपने बनाया और जो प्रॉपर्टी है ना एग्जैक्ट, उसको उठा के यूँ ही रखो, ऐसे करो, फिर आप पूरा ऑब्जेक्ट साथ में यूज़ कर सकते हो, उसकी एक वैल्यू को यूज़ नहीं कर पा रही मैं, एरर दे रहा मुझे, सही। तो क्या मतलब समझ में आ रहा है कि अगर तो सारी प्रॉपर्टीज यही लगानी है तो फिर आप पूरे ऑब्जेक्ट को पास कर दो, सही, या कोई एक स्पेसिफिक करनी है तो फिर आप उसके अंदर एक और ऑब्जेक्ट बनाओ, पूरी प्रॉपर्टी को एज इट इज कॉपी पेस्ट करो, सही। तो ये कौन सा तरीका है, एक्सटर्नल, समझ में आ गया। एक अलग ऑब्जेक्ट बनेगा, उसमें सारी प्रॉपर्टीज होंगी और उस ऑब्जेक्ट का यहाँ रेफरेंस पास करेंगे आप, तो सारा आपको CSS लगता हुआ नजर आएगा पर्पल, ठीक है, ये पर्पल कलर दिख रहा है। और कुछ हम और भी लगा कर देखें, कलर वाइट, सही। अच्छा भाई अब मैंने क्या किया था, एक अलग से कंपोनेंट बना लिया था और कुछ CSS अप्लाई किए, कौन से तरीके से, इनलाइन और इंटरनल, ठीक है। एक्सटर्नल अभी रहती है, वो अलग फाइल बनेगी, मॉड्यूल वाइज करेंगे हम। तो अभी जितना मैंने बताया कि एक अलग से फाइल बना लिए, एक अलग कंपोनेंट बनाया header.jsx, उसमें एक सिंपल एक हेडिंग बनाकर उसको कुछ स्टाइल दिया है, और तरीके दोनों ही यूज़ किए, इनलाइन भी और इंटरनल भी। आप लोग भी फटाफट से ये कर लें। मैं चाह रही हूँ आप लोग जो है रमज़ान में ना, मैंने क्लास को भी ऐसा करवाया है कि जो पढ़ा रहे ना साथ साथ प्रैक्टिस करवा ली, क्योंकि रमज़ान में वैसे बताया लड़कियों और जो है ख़वातीन हमारी जो होती हैं घर में टाइम तो होता नहीं है, सेरियाँ अफ्तारियाँ, ठीक है, और बहुत ज़्यादा आप जो है परेशान हो जाते हो ना, बर्तन भी धोने पड़ते हैं, सही। तो यहीं पे करो जो करना है, बटन ना हो, बन जाएगा, ठीक है। अच्छा भाई तो पूरा जो फोल्डर स्ट्रक्चर है ना, उसका एक फ्लो है कि पूरी आपकी जो है वो प्रोजेक्ट में फाइल्स चल कैसे रही हैं, कहाँ से किसका कनेक्शन है, मेन कौन सी है, ठीक है। तो जब हम फोल्डर इंस्टॉल करते हैं रिएक्ट को, तो सबसे पहले हमें एक index.html की फाइल दिखती है, जिसमें एक सिंपल एक डिव है जिसकी आईडी क्या है, रूट, ठीक है, वो वहाँ पे पड़ी है, ठीक है। अच्छा फिर एक फाइल हमें दिखती है main.jsx, ये समझिए कनेक्टर है, ये कनेक्ट करने के लिए यूज़ हो रही है। अच्छा इसमें क्या होता है कि उस index.html की उस डिव को मंगवा रहे हैं जिसकी आईडी क्या है, रूट, ठीक है, उस डिव को मंगवाया उन्होंने, और आपके पास एक फाइल है app.jsx जो आपका मेन कंपोनेंट है, क्या है, मेन कंपोनेंट। इसके अंदर आप पूरी वेबसाइट का लेआउट बनाते हो, सही। जैसे यहाँ पे देख रहे हो ना आप, हेडर है, हीरो सेक्शन है, ये अलग अलग जो पीसेस है ना, इसकी भी अलग फाइल्स होंगी। आप देख रहे हो हेडर मैंने यूज़ किया है, तो header.jsx की अलग फाइल है, उसमें एक फंक्शन बना हुआ है जो कि हेडर बनाता है। अगर हीरो सेक्शन बनाना है उसकी एक अलग फाइल होगी, ठीक है, उससे क्या बनेगा, हीरो सेक्शन बनेगा। इस तरह से जितने भी वेबसाइट्स में आगे आगे पार्ट्स आते रहेंगे ना, सबका अलग फाइल बनेगा, और अलग फाइल्स को क्या बोल रहे हैं, कंपोनेंट, ठीक है। वो सारे कंपोनेंट इसमें अलाइन होंगे, कौन सी फाइल में, app.jsx, और ये पूरा का पूरा उठ के कहाँ पे जाएगा, किसके पास जाएगा, main.jsx के पास जाएगा, ठीक है। देखो ये समझो ये पूरा एक डब्बा है, इसके अंदर छोटे छोटे पीसेस लग के पूरी वेबसाइट तैयार हुई है, और ये उठ के किसके पास जा रहा है, main.jsx के पास। अच्छा main.jsx क्या करता है, इस पूरी वेबसाइट को कहाँ पे शो करवाना है, उसी डिव में करवाना है जिसकी आईडी क्या थी, रूट थी, मुझे खाली डिव था ना, उसने उसको उठाया और उसने जो है ये लिखा हुआ है ना कोड, कि जो उसने main.jsx की फाइल ने क्या किया, ये देखें, document.get element by id, रूट को उठाया, उसके अंदर रेंडर कर दिया, कौन सा कंपोनेंट, ऐप वाला। अब ऐप के अंदर ये सारा काम हम कर रहे हैं, ठीक है। अभी वो उसमें सिंपल एक हेडिंग लिखी हुई थी ना, हमने उसमें जो स्ट्रक्चर लिखा था वो पहले हटा दिया, फिर हमने क्या किया था, हेडर का एक अलग कंपोनेंट बनाया और उसके अंदर शो करवाया। अच्छा मुझे बताया हेडर की जो अलग फाइल होगी उसको मैं कहाँ पर लेकर जाऊँ,
मेन कंपोनेंट मेरे पास कौन सा है, किसके अंदर मैं शो करवाऊँ, ऐप के अंदर। याद रखिएगा जो छोटे छोटे आप पीसेस बना रहे हैं ना वो सारे किस में जाएंगे, पहले ऐप में जाएंगे। ऐप में जाएंगे तो वो कंप्लीट एक वेबसाइट बनेगी, फिर जब वो कंप्लीट वेबसाइट बनेगी फिर वो जाएगी मेन के पास, वो कनेक्शन ऑलरेडी हुआ हुआ है, हमें ये वाला करने की नीड नहीं है। हम क्या करें कि ऐप डॉट जेएसएक्स हमें ये एक डब्बा दे दिया, अब इसमें अलग अलग चीज़ें बनाते जाना है, अलग अलग कंपोनेंट, और इसको उठा के इस ऐप डॉट जेएसएक्स के अंदर प्लेस करवाना है। ठीक है, अब देखें आप पूरी वेबसाइट का अगर हम सोचें तो हेडर होता है, अब हेडर हम डायरेक्ट यहीं पे हेडर का कोड नहीं लिखेंगे, हम एक अलग फाइल बनाएंगे जिसको हम कंपोनेंट कह रहे हैं, उसके अंदर हेडर का कोड करेंगे। फंक्शन होगा जिसमें हम रिटर्न क्या करवाएंगे, एक्सएमएल, जिसके थ्रू क्या बन रहा होगा, हेडर बन रहा होगा। ठीक है, इसी तरह से हम हीरो सेक्शन बनाएंगे तो हीरो सेक्शन की एक अलग फाइल होगी, उसका नाम क्या रख सकते हैं, हीरो सेक्शन डॉट जेएसएक्स। अच्छा याद रखिएगा जो अलग फाइल्स आप बना रहे हैं ना उसके जो इनिशियल्स हैं फंक्शंस के नाम, ठीक है, फाइल का नाम कैपिटल में होगा, और जब उसमें RFC चलाते हैं ना तो वो फाइल के नाम से ही उसका फंक्शन का नाम रख देता है। तो आपने क्या करना है, फाइल का नाम जो फर्स्ट लेटर उसका कैपिटल रखना है। ठीक है, अच्छा अगर दो वर्ड्स हैं आपके पास जैसे हीरो सेक्शन, तो पास का केस होता है कि दोनों ही वर्ड्स का जो फर्स्ट लेटर है ना, ये जितने भी वर्ड्स आ रहे हैं सबका फर्स्ट लेटर क्या होगा, कैपिटल होगा, इसको हम बोलते हैं पास्कल केस। ठीक है, अगर आपकी फाइल में ऐसा है कि भाई आपने कंपोनेंट का नाम दो वर्ड्स है तो फिर आप उसके दोनों के इनिशियल जो फर्स्ट लेटर होंगे उसको क्या करोगे, कैपिटल रखोगे। ठीक है, अब देखो यही हम काम करें कि अलग अलग फाइल्स बना रहे हैं और इंपोर्ट किस में करवा रहे हैं, ऐप डॉट जेएसएक्स की फाइल में करवा रहे हैं। हमें मेन से कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो ऑलरेडी उसने कनेक्शन किया हुआ है कि उसने खुद ही से मंगवाकर रूट के अंदर उसने रेंडर करवाया हुआ है। हमें किस पे काम करना है, ऐप डॉट जेएसएक्स कि हमने अलग अलग कंपोनेंट्स बनाने और इसमें लेकर आने, शो वो खुद ही हो जाएगा, मेन में पूरा कनेक्शन ऑलरेडी बना हुआ है। ठीक है, तो अब हम ये करें कि हेडर का हमने कंपोनेंट बनाया और उसके अंदर अभी हमने इनलाइन सीएसएस अप्लाई की। ठीक है, तो आप लोग में भी यहाँ पे कंफ्यूज हो रहे थे कि भाई मेन में जाएगा या ऐप में जाएगा, आप समझ में आ रहा है, मेन को डिस्टर्ब नहीं करना, मेन ने कनेक्शन पहले ही किया हुआ है कि उसको रूट को मंगवा कर जिसकी आईडी क्या रूट है उस जेट को मंगवा कर ऑलरेडी उसने ऐप का कंपोनेंट पहले शो करवाया। हमने ये ऐप का कंपोनेंट चेंज करेंगे तो हमारा यूआई खुद ही से रिफ्लेक्ट हो जाएगा। सही, तो हमने किस पे काम करना है, ऐप डॉट जेएसएक्स, अलग अलग कंपोनेंट्स बनाने, वो अच्छे बनाने, स्टाइलिंग करनी है उसकी। ठीक है, और फिर उसको रेंडर करवाना है ऐप डॉट जेएसएक्स की फाइल में, जब यहाँ पे आप शो करवाएंगे तो यूआई में ऑलरेडी शो हो जाएगा। अब समझ में आया फ्लो, कैसे ये प्रोजेक्ट आपका काम कर रहा है, इसमें कोई सवाल। अब आप लोग मुझे बताएं, हेडर डॉट जेएसएक्स की फाइल में आपने बना ली, ठीक है, उसके अंदर ये कंपोनेंट बना लिया आपने, फंक्शन बना लिया RFC के थ्रू, उसके अंदर इनलाइन सीएसएस कर लिया आप लोगों ने, एक्सटर्नल करने लगे आप, इनलाइन के बाद एक्सटर्नल भी करनी है। ठीक है, लेकिन ये दोनों बेहतर प्रैक्टिस नहीं है क्योंकि हमने भी सीएसएस पढ़ा है कि इनलाइन से भी क्या होता है कि इसके अंदर कितनी सीएसएस लिखेंगे आप, और इंटरनल में भी क्या होगा कि ऑब्जेक्ट के अंदर बहुत सारी प्रॉपर्टीज हो सकती हैं, तो बेहतर तरीका क्या है, इसकी भी अलग फाइल बनेगी मॉड्यूल वाइज। ठीक है, उसको हम कहेंगे अलग अलग, जैसे हर एक कंपोनेंट की अलग सीएसएस होगी। ठीक है, हर एक कंपोनेंट की अलग सीएसएस होगी, लेकिन आप लोग अप्लाई ज़रूर करें। सही है, इनलाइन भी तरीका करें और इंटरनल भी करें। तो इनलाइन हो गया तो बता दें, फिर मैं इसको इंटरनल से कन्वर्ट कर देती हूँ। हो गया सबका, ठीक है, अब इसको मैं एक्सटर्नल लिख देती हूँ, सॉरी इंटरनल। तो इंटरनल में क्या होता है, सिंपल ये जो ऑब्जेक्ट आपने यहाँ पे बनाया है इसको आप बनाओ बाहर। ठीक है, उसका नाम रख दो, कुछ भी रख सकते हो, स्टाइल्स या हेडर स्टाइल्स, कुछ भी रख सकते हो, ये आपकी मर्जी है। ठीक है, इसके अंदर ये सारी प्रॉपर्टीज सब, क्योंकि मैंने कर्ली ब्रैकेट्स बना लिया तो यहाँ पे नीड नहीं है, और जैसे यहाँ पे इसका नाम पास करना है स्टाइल्स। ठीक है, ऐसा हो गया, जल्दी से आप लोग भी कर लो। फिर हम देखते हैं अलग से फाइल बनाने वाले। अभी तक हमने दो तरीके देख लिए, एक इनलाइन तरीका है और एक इंटरनल। अब हम देख रहे हैं एक्सटर्नल। अच्छा भाई आपको पता है कि भाई एक ही कंपोनेंट में भी बहुत सारी सीएसएस होगी, तो हम अगर उसको अलग फाइल में रखें तो बेहतर रहेगा कि भाई एक्सएमएल और जावास्क्रिप्ट उसकी एक तरफ रह जाए और सीएसएस की सारी स्टाइलिंग एक तरफ। तो हम क्या करते हैं, सिंपल अलग से एक फ़ाइल बना लेते हैं, SRC के फोल्डर के अंदर एक फ़ाइल मैं बना रही हूँ। अब जैसे मुझे हेडर की सीएसएस करनी है ना, तो मैं लिख देती हूँ हेडर डॉट CSS। देखो ये रेफरेंस आपको पहले ही मिल रहा है कि ऐप की उन्होंने CSS करी थी ना, उन्होंने भी क्या नाम रखा था CSS की फाइल का, कंपोनेंट का नाम था आगे डॉट CSS। तो हमने हेडर की CSS यहाँ पे करनी है। ठीक है, तो मैं सिंपल कर लेती हूँ कि उसमें क्या है, एक क्लास मेरे पास है, क्लासेस बनाकर रख लेती हूँ यहाँ पे मैं। ठीक है, हेडिंग की एक क्लास है, उसमें कोई रैंडम सी CSS हम लिख देते हैं। ठीक है, उसमें कोई बैकग्राउंड कलर अप्लाई हो रहा है, देखो ये CSS की फाइल है, इसमें तो ऐसे ही चलता है ना। तो इसमें टेक्स्ट का कलर हम कर लेते हैं, कोई बोलो गंडा ब्राउन कर लेते हैं।
ठीक है, कोई फॉन्ट साइज कुछ भी CSS कर सकते हैं हम। खैर हम तो आगे जावास्क्रिप्ट बूटस्ट्रैप यूज़ करेंगे, तो उसमें तो वाकई में अच्छी अच्छी CSS लगी हुई आती है ना। अच्छा भाई, अब इसको मैंने क्या करना है कि इस वाले कंपोनेंट में यूज़ करना है। सब बंद कर देती हूँ ताकि आप लोगों को एक ही पिक्चर नज़र आए। ठीक है, header.jsx का हमारे पास कंपोनेंट है और इसकी मैंने CSS की फाइल, ये इंटरनल अब मैं हटा रही हूँ। ठीक है, ये मैंने हटा दी है, ये मैंने हटा दी है। अब मैं कौन सा तरीका देख रही हूँ, एक्सटर्नल। तो एक्सटर्नल के लिए मैंने अलग से फाइल बना ली है, किसके नाम से, header.css। अभी सिंपल एक मैंने उसमें क्लास बना के रख लिया और मैं चाह रही हूँ ये वाले क्लास में यहाँ पे यूज़ करना चाह रही हूँ। तो मुझे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, उस फाइल को इम्पोर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो इम्पोर्ट आप लिखोगे और सिंपल इस तरह से पास कर दोगे। अभी इसका सिबलिंग ही है, ठीक है, तो app.css मैंने पास कर दिया नाम। ठीक है, तो इस तरह से मैंने पास कर दिया। अब क्लास यूज़ करना है आपने, तो क्लास नेम लिखा और मैंने लिखा हेडिंग। क्या लगता है अप्लाई हो जाएगी, हेडर पे CSS अप्लाई हो जाएगी जो मैंने इसमें लिखी है? कोई मसला है? नहीं, हेडर के लिए मैंने बनाई और हेडर में ही इंपोर्ट की है। हेडर ऐप में जा रहा है और ऐप किस में जा रहा है, मेन में जा रहा है, तो UI पे हेडर तो शो होगा ना। तो मैं आपसे पूछ रही हूँ कि इसकी CSS शो हो जाएगी? चलो जाकर हम देखते हैं ज़रा। तो ये हमारी क्लास 2 है, यहाँ पे हमारी CSS शो नहीं हुई, तो क्या मिस्टेक हुई है? हाँ, ओह यस, मैंने ऐप लिख दिया, सॉरी सॉरी। ठीक है, आप यही कह रहे थे? ओके, मेरा रोज़े में दिमाग काम नहीं कर रहा शायद, रोज़ा अभी से लगना शुरू हो गया मुझे। ठीक है, header.cs सही कह रही थी बच्ची, हेडर की फाइल है, उसकी CSS फाइल है, तो उसका नाम आएगा, तो आप शो हो रही है। सही, तो हम ऐसे ही करेंगे, हर एक कंपोनेंट की अलग CSS करके रख दी। ठीक है, बहुत सारे कंपोनेंट्स होंगे, बहुत सारी CSS की फाइल होगी, तो अलग अलग हमने करके रख दिया। ठीक है, अच्छा भैया, हमने अब तीनों तरीके देख लिए, बेस्ट वन कौन सा है, एक्सटर्नल। ठीक है, मॉड्यूल वाइज भी कहते हैं अब इसको। अच्छा, अब देखते हैं कोई इमेज हमने लगानी हो। ठीक है, अच्छा हम इमेजेस कहाँ रखेंगे, एसएस के फोल्डर के अंदर रखेंगे। एक तो पब्लिक में भी रख सकते हो, लेकिन वो सबको मिल जाएंगे, एक्सेसिबल होंगी। अगर हम एसएस में रखेंगे तो ये प्रोसेस होती है, वो प्रोसेस भी नहीं होती। ठीक है, तो हम एक क्या करते हैं, एक रेक की या कोई पिक्चर उठा के ले आते हैं। किसकी भाई, खाने पीने की, कार की। चलो कार भी उठा लेते हैं। ठीक है, अब खाने पीने की लेकर आएंगे तो हमें रोज़ा लगेगा। ठीक है, चलो हम ये वाली पिक्चर है, इसको पहले डाउनलोड करके ले आते हैं, सेव इमेजेस, और ये इसका नाम क्या है, कार है, और इसको मैं अपने फोल्डर में ले आती हूँ। मेरे पास बहुत नेस्टेड जाना पड़ेगा, फर्स्ट टाइम तो होता है, लेकिन इसके बाद जितनी पिक्चर्स आप करते हो आपको ले जाता है। कहाँ दिख रहा है भाई मिस्टर का फोल्डर, ये रहा। ठीक है, बैश, और इसमें रिएक्ट पढ़े हम, और क्लास 2 के अंदर SRC के अंदर SS के अंदर रख दिया मैंने। ठीक है, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है इमेजेस का फोल्डर बनाने की, मैंने SS के फोल्डर के अंदर रख दिया। ठीक है, अब मुझे एक्सेस कैसे करना है उस इमेज को, मैं चाह रही हूँ, चलो यहाँ पे ना एक इमेज का टैग है। अब क्योंकि मुझे अब ये एक और टैग यूज़ करना पड़ेगा, तो मुझे एक जो है वो क्या बनाना चाहिए, फ्रेगमेंट्स बनाने चाहिए, ताकि मुझे कंप्लेन ना करे। ठीक है, अच्छा अब ये इमेज मैं यहाँ पे यूज़ करना चाह रही हूँ, मैंने IMG का टैग लगाया। ठीक है, और यहाँ पे SRC अब कैसे पास करूँ, एस से लेकर आऊँ। ठीक है, तो आपने क्या करना है, इंपोर्ट करना पड़ेगा ना, पहले उधर से लेकर आना है। तो इंपोर्ट आपने किया, उसका नाम कुछ भी आप रख सकते हो। ठीक है, मैंने लिखा माय कार। ठीक है, कोई मसला नहीं है, और मैंने सही इसको पास देना है एस के फोल्डर के अंदर। ये मेरे पास जो है ये पिक्चर का नाम को लिखना पड़ेगा, एस के अंदर कार डॉट, सही लिखिएगा, एक्सटेंशन डॉट वेब पी नाम है अभी इसका एक्सटेंशन का। ठीक है, अच्छा ये नाम मैंने अपनी मर्जी से रखा है और इसका पाथ सही देना है आपने। और यहाँ पे क्योंकि अब देखो अब क्या है, माई कार एक वेरिएबल है, समझ लो, उसके अंदर पिक्चर आ रही है, तो आपने जावास्क्रिप्ट लिखनी है, तो सिर्फ यहाँ पे आप इसका नाम पास करोगे ऐसे। ठीक है, अब देखते हैं ज़रा, पिक्चर शो हुई है हमारे पास, ये काफ़ी बड़ी इमेज है, मैंने जूम किया हुआ है। हाँ, इमेज ज़्यादा बड़ी है, तो विद और हाइट के एट्रीब्यूट्स हमने पढ़े हैं, वो यहाँ पर भी चलते हैं। ठीक है, विद मैंने इसको कहा क्योंकि अब ये कोटेशन में पास करना है, 100 पिक्सल मैंने इसको दे दिया। ठीक है, देखो आ गई। तो इसमें इमेजेस ऐसे होते हैं कि एस के फोल्डर के अंदर आप इमेजेस रखते हो, इंपोर्ट करते हो, इंपोर्ट करते टाइम आप नाम कुछ भी दे सकते हो, लेकिन अब वो एक वेरिएबल की तरह बन चुका है, तो अब जहाँ पे यूज़ करना है वहाँ पे कोटेशन लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप कर्ली ब्रैकेट्स में उसका नाम पास करोगे। ठीक है, तो इमेजेस इस तरह लगेंगी, और एक्सटर्नल CSS। अब ये लास्ट 2 टॉपिक थे, आगे तो कल पढ़ाना था मैंने, लेकिन आज पहला रोज़ा है। ठीक है, तो हमने थोड़ा सा आपके ऊपर शफकत का हाथ रखा है। ठीक है, आगे हम प्रॉप्स पढ़ेंगे कि आपने डेटा मल्टीपल फंक्शंस के अक्रॉस आपने पास करना है। ठीक है, प्रॉप्स का टॉपिक है, कौन सा, प्रॉप्स का, नोट कर लो ज़रा।
पढ़ने की अल्लाह पाक आपको तौफीक दे, वरना हम क्लास में पढ़ लेंगे। सही है, प्रॉप्स का टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है, इसकी प्रैक्टिस करके जाइएगा। अभी टाइम है 15 मिनट। प्रॉप्स लिख देती हूँ मैं ज़रा, प्रॉप्स। ठीक है, उसके बाद स्टेट्स पढ़ेंगे। अब तो आपकी अब ट्यूसडे होगी ना, छुट्टियाँ आ रही हैं 4 दिन की। प्रैक्टिस अच्छी कर लीजिएगा। जो 2 क्लासेस में आपने रेक पढ़ लिया है ना, स्टार्ट में थोड़ा सा बच्चों को मुश्किल लगता है कि इतने सारे फाइल्स फोल्डर आ गए, समझने में आसानी हो। और पिक्चर ये मैं भी ले लेती हूँ ज़रा, मैंने जो डायग्राम बनाई है इतनी हसीन है ना, आज कुछ बेहतर बन गई। ठीक है, तो इसको मैं डाउनलोड करके ग्रुप पे भी शेयर कर दूँगी और अपने पास भी सेव कर लेते हैं। रेक फोल्डर स्ट्रक्चर। ठीक है, तो आज की क्लास के हवाले से कोई सवाल? कितना पढ़ा हमने? थोड़ा सा पढ़ा। क्या देखा हमने? हाँ, एग्जैक्टली, कंपोनेंट्स बनाना सीखा। ठीक है, और CSS लगाने के 3 तरीके देखे, और लास्ट में अभी एक इमेज देखा। ठीक है, थोड़ा सा पढ़ा है, प्रैक्टिस अच्छी कर लीजिएगा। सही है, बाकी रिकॉर्डिंग हम यहीं तक रख रहे हैं। लास्ट में हम क्या कहते हैं? डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।